गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। कल हम इसके पहले तक बता दिए थे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़ का क्या उपयोग है, कैसे हम उसको याद करेंगे और आयनिक जो यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे क्रिया करती हैं, इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये हम जानते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो आयनिक जो यौगिक होते हैं, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वह हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के कारण जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं क्योंकि दोनों को नीड है ना। मेटल जो है वो क्या चाहता है, वो भी चाहता है कि हम भी नोबल जो गैस हैं उनके जैसे स्टेबल हो जाएं। इसके लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकालता है। ऐसे ही जो नॉन मेटल है जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें और इसके लिए ऑक्टेट मतलब अष्टक, अपना अष्टक पूरा कर लें। इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, ले करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो दोनों को नीड है, दोनों को आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दूसरा लेना चाहता है, इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रांग होगा, यानी जो बंध बनेगा वो काफ़ी मजबूत बंध होगा। तो इसलिए ये हार्डर होते हैं, हार्ड होते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। एक एक्टिविटी किया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 3.13। क्या कह रहा है, विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है, तो वही बता रहा है। आप देखेंगे कि ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। भौतिक अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था में किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, क्या कलर है, ये सब आ जाएगा। धातु की स्पैचुला पर थोड़ी सी मात्रा में नमूने लीजिए और इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अन्य नमूनों के साथ भी यही क्रिया दोहराइए, यानी जला करके देखेंगे कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्या ये यौगिक पिघलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके। नमूने को जल, पेट्रोल और केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। ये जितना दे रहा है, ठीक है, सब उसकी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए किया जा रहा है। जल में घोलेंगे तो आयनिक यौगिक क्या होंगे, आसानी से खुल जाएंगे। क्यों खुल जाएंगे, क्योंकि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और पोलर मतलब ध्रुवीय होते हैं। और जल भी क्या है, एक ध्रुवीय विलायक है, और ध्रुवीय जो विलायक होता है वो आसानी से साल्ट को घोल लेता है, ध्रुवीय विलय को आसानी से अपने में घोल लेता है। पेट्रोल और केरोसिन ऑयल ये क्या है, कार्बनिक विलायक हैं, और साल्ट जो हैं वो आयनिक जो यौगिक हैं वो कार्बनिक तो है नहीं, इसलिए आसानी से इसमें घुलेंगे ही नहीं। फिर कह रहा है जो चित्र दिया है 3.8 उसकी तरह एक परिपथ यानी सर्किट आपको तैयार करना है, परिपथ बनाना है। किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं, इस प्रकार अन्य लवण नमूनों की भी जांच कीजिए। तो जब सेल बनाएंगे, परिपथ जो दिया हुआ है उस तरह से जब आप तैयार करेंगे, लवण का विलयन उसमें डालेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेल का निर्माण हो जाएगा, एक हाफ सेल बन जाएगा, और दो हाफ सेल को आपस में जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे की कक्षाओं में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। क्लास 12th में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही बना करके दिया हुआ है वैद्युत रसायन। वहाँ पे आप देखेंगे कि जब कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो वहाँ एक हाफ सेल का निर्माण हो जाता है, एक अर्ध सेल का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। कुछ आयनिक जो यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक दिए गए हैं।
यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना हाई है। 1074 होता है NaCl का। लिथियम क्लोराइड का 887 केल्विन है। कैल्शियम क्लोराइड का होता है 1045 केल्विन। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया हुआ है। तो NaCl का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आप देखे होंगे अपने आसपास जो मार्केट में ठेला वाले जो होते हैं वो भूजा भूजते हैं, ठीक है, नमक में डाल करके भूजा भूज लेते हैं। अब सोचिए कि इतना इसका गलनांक हाई है कि उसमें आसानी से भूजा जा सकता है। आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्मों पे आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक जो प्रकृति है जिसके बारे में सबसे पहले कह रहा था, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इसको हम पहले ही समझा चुके हैं। इसलिए क्या होते हैं, मजबूत बंध बनता है, इसलिए कठोर होते हैं। सामान्यतः ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए पर्याप्त आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दूसरा जो गुण है इसको भी हम पहले ही देख चुके हैं, इसको हम पहले ही समझा चुके हैं। तीसरा क्या दे रहा है, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी को भी हमने बताया है कि आयनिक जो यौगिक होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि जल क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवी विलायक है, और लवण जो होते हैं वो भी ध्रुवी होते हैं। तो ध्रुवी क्या करता है, ध्रुवी को घोल लेता है, लाइक डिजॉल्वेस लाइक। अगला जो है वो विद्युत चालकता। चलिए इसको देखते हैं। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता क्या है, आवश्यक है। जब ये अपने सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, लेकिन अगर इन्हीं को जल में जब घोल लेंगे, ठीक है, तो आसानी से इसमें से विद्युत का प्रवाह हो सकता है। जैसे NaCl है, अगर सॉलिड फॉर्म में एकदम हो रहा है, प्योर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। लेकिन अगर उसको हम जल में घोल लेते हैं, तो जल में जब घोल लेंगे तो उसका मतलब सॉल्यूशन तैयार जब करेंगे तो NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। यहाँ पे दिया हुआ है, जब विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर आसानी से गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में, देखिए ये समझा दिए हैं, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु जब इसका विलयन बनाएंगे तब आसानी से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगी। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़, क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको हमने यहाँ तक देख लिया है। इसके बाद से अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धातुओं की प्राप्ति। तो जो आप मेटल यूज करते हैं अपने आसपास, जो भी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, चाहे जो भी है, ये जो भी मेटल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वैसे ही मिल जाते हैं प्रकृति में। कुछ ऐसे मेटल हैं जो प्रकृति में मिल सकते हैं, जैसे प्लेटिनम वगैरह है, गोल्ड है, जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो धातुएं हैं, आप जानते हैं कि ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, अतः यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। किसके रूप में पाई जाती हैं, यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो यौगिक होते हैं वो भी बहुत ही मतलब एक जैसे प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को आपको हटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैं, इसको आप समझने के लिए जो हमारे गांव देहात के जो बच्चे हैं वो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अनाज आप प्राप्त करते हैं खेतों से, जैसे आपको चावल प्राप्त करना है या गेहूं प्राप्त करना है, तो ऐसा नहीं है कि चावल या गेहूं सीधे खेतों में आप जाएंगे और चावल लेकर चले आएंगे।
आप ये देख रहे हैं, जो शहरों के बच्चे हैं अगर वो नहीं खेती देख रहे हैं अपने आसपास, तब भी इसको समझ लें कि चावल या गेहूं या मक्का जो भी आपको मिलता है डायरेक्ट खेतों से इसी फार्म में नहीं प्राप्त किया जाता है। फसलें होती हैं, फसल को काटा जाता है और फिर उन फसल से जो दाने हैं, अनाज हैं, उनसे अलग किया जाता है। फिर उसमें भूसा होता है, उसको अलग किया जाता है। फिर उसमें और भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको अलग किया जाता है। यानी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बहुत सारी जो फसलें हैं, हर फसलों के लिए अलग अलग स्टेप होता है। ऐसे ही हर धातुओं के लिए क्या होता है, अलग अलग स्टेप होता है। कोई भी धातु जो है वो ऐसा नहीं है कि जाएंगे और सीधे ले आकर के ज्वेलरी हम उसका तैयार कर सकते हैं, या कोई चीज़ जो बनाना है हमको बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को हमको दूर करने की आवश्यकता होती है। अब बातें समझ में आ गई होंगी। यानी यहाँ पे जो भी हम आप पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति, क्यों पढ़ रहे हैं धातुओं की प्राप्ति, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके वेरियस जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हमको देखिए यहाँ पढ़ना है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स से गुजरने के बाद हम धातुओं को प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे खनिज क्या होता है, मिनरल्स किससे कहते हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो माइनिंग से प्राप्त की जाती हैं। जो भी माइनिंग से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। यानी खदानों से जो प्राप्त किए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। जिन तत्वों या यौगिकों को नीचे पृथ्वी के खदानों से प्राप्त किया जाता है, खन करके अंदर से निकाला जाता है, उसको हम खनिज कहते हैं। माइन से जो प्राप्त किए जाते हैं उसको मिनरल्स कहते हैं। और सभी जो मिनरल्स होते हैं उनसे एलिमेंट को आसानी से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जिन मिनरल्स से आसानी से एलिमेंट्स, मेटल्स को निकाला जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं या अयस्क कहते हैं। तो आप यहाँ तक देख लिए अयस्क किसे कहते हैं और खनिज किसे कहते हैं, पूछ सकता है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका फ़ायदा यहाँ पे हमको मिलेगा। सक्रियता श्रेणी की सहायता से जब हम धातुओं को प्राप्त कर लेंगे तो आसानी से रिडक्शन कैसे कराएंगे, किस धातु के अयस्क का किस धातु से रिडक्शन कराएंगे, यहाँ हम उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सक्रियता श्रेणी को हम 3 रूपों में क्लासीफाई भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ऊपर की जो धातुएं हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। बीच में जो धातुएं आ रही हैं वो मॉडरेट हैं, ना बहुत ज़्यादा क्रियाशील ही हैं ना बहुत कम क्रियाशील हैं। और नीचे वाली जो धातुएं हैं जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये सब जो हैं वो उतनी क्रियाशील नहीं है, बहुत कम क्रियाशील हैं। तो जो बहुत कम क्रियाशील हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो ऊपर की जो धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं उनको हम रिडक्शन करा लेंगे। यहाँ पे जो बहुत कम क्रियाशील हैं जैसे कौन कौन हो सकता है, जैसे गोल्ड है, यहाँ पे दिया है गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब हैं, ये पहले ही बता चुके हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा सकती हैं, ये पहले ये भी बताया है। और जो बीच वाली हैं मध्यम, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, ये जो हैं वो यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में, इन रूपों में पाई जाती हैं। और इनको
इनके लिए आप पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जैसे जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो प्रॉपर्टीज होती हैं। सल्फाइड के लिए रोस्टिंग हम यूज करते हैं और कार्बोनेट्स जो अयस्क होते हैं उनके लिए हम कैल्सिनेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं भर्जन और निस्तापन। निस्तापन किसे कहेंगे? कैल्सिनेशन को निस्तापन कहते हैं और रोस्टिंग को हम भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क के लिए हम भर्जन का उपयोग करते हैं और कार्बोनेट अयस्क के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? निस्तापन का उपयोग करते हैं, यानी कैल्सिनेशन का उपयोग करते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है। अभी हम फिलहाल जो एक्टिविटी जो सीरीज हैं उन एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट हैं उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनका क्या किया जाता है? वैद्युत अपघटन कराया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। और जो बीच वाले हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इनका क्या किया जाता है? रिडक्शन कराया जाता है। और नीचे जो है वो प्रकृति में आसानी से मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ दिया हुआ है। अब क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, और यही 3 भागों में यहाँ बांटा हुआ है। अब हम एक एक को लेकर के समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। यहाँ तक देख लीजिए आप। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे धातुओं को हम प्राप्त करेंगे। थैंक यू।